बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। क्या नाम था उस चैप्टर का? द सेल। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड सेल। जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में हमारी डिस्कशन होगी। तो हमने पहले देखा कि जो सेल हैं उसको हमने स्टडी किया किसके अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। अब ये कहा जाता है कि डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो सेल के अंदर कंपोनेंट है ना, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं किस तरह से, कि उनको हम क्या कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे कंपोनेंट को, और उसके बाद सेल फ्रैक्शनेशन के ज़रिए क्या करेंगे, उनको स्टडी कर सकते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, सेल फ्रैक्शनेशन में क्या किया जाता है, सेल और होमोजिनाइज, सेल का जो टिश्यू आपने लिया उसको होमोजिनाइज किया जाता है। सेल की जो मेम्ब्रेन है, मसलन ये सेल है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है इसको डिसरप्ट किया जाएगा। जब इसको डिसरप्टेड करेंगे तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को, अपने कंपोनेंट को क्या कर देगी, रिलीज़ कर देगी। जब ये अपने कंपोनेंट को रिलीज़ कर देगी तो हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ के अंदर होगा तो इसको डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। इसको किसी भी मशीन के अंदर, सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर क्या कर रख के घुमाएंगे। अब ये स्पिन करेगी एट वेरी हाई स्पीड, और इसकी जो रेवोल्यूशन स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। तो सेल के जो डिफरेंट पार्ट हैं वो डिफरेंट सेडिमेंट में ले उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बना लेंगे, लेयर्स बना लेंगे। ये सारा रीड आउट करने के बाद मैं आपको ये जो सामने डायग्राम है ये इससे समझाता भी हूँ। डिफरेंट रेट पे वो सेडिमेंट बना लेंगे और अरेंज हो जाएंगे डिफरेंट लेयर्स में। ये डिपेंड करेगा उसके साइज़ के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर और उसकी शेप के ऊपर। जब आप इस सेंट्रीफ्यूगल मशीन की जो रेवोल्यूशन पावर है 1 लाख से ज़्यादा कर देते हैं तो बेसिकली वो हाई होती है, इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहेंगे। और ये तकरीबन कितनी होती है, वेरी हाई होती है, और कितनी होती है, 1 मिलियन पर ग्राम के हिसाब से ये होगी। अब मैं ना आपको इस का जो स्ट्रक्चर है वो समझाता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। कि ये हमने क्या किया, सबसे पहले ये हमारे पास कुछ हमने टिशू लिए। इन टिशू को हमने क्या किया, इन टिशू होमोजिनाइज कर लिया। होमोजिनाइज किया तो एक ही तरह का, एक ही जैसा कह लें हमारे पास सोल्यूशन तैयार होगा, जिससे जितने भी कंपाउंड है उन्होंने एक तरह होमोजिनाइज कर लिया। होमोजिनाइज करने के बाद इस सारी टेस्ट ट्यूब को हमने रखा किसी भी सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर। और सेंट्रीफ्यूगल मशीन क्या करती है, मुसलसल रोटेट करती है, घूमती है। रोटेट करने के बाद क्या होता है, जब वो घूमेगी तो इसके अंदर जो डिफरेंट तरह के इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मौजूद हैं, जो कंपोनेंट मौजूद हैं सेल के, वो अपने साइज़ और डेंसिटी की बेस पे क्या करेंगे, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेंगे। मसलन जब हमने इसकी लो सेंट्रीफ्यूगेशन की तो आपको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डिफरेंट तरह के कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं, और डिफरेंट जगह पे नज़र आ रहे हैं। कुछ ऊपर नज़र आ रहे हैं, कुछ नीचे नज़र आ रहे हैं, कुछ इधर नज़र आ रहे हैं। तो जब हमने क्या किया, इसकी थोड़ी सी स्पीड क्या कर ली, हाई की, तो उसमें डिफरेंट तरह की आपको इनकी सेडिमेंट नज़र आ रही हैं। जब हमने इसको हाईली स्पीड से क्या किया, बहुत ही हाई स्पीड से इसको सेंट्रीफ्यूग करवाया, तो उसमें कुछ नीचे आपको नज़र आ रहे हैं उसके कंपोनेंट, और कुछ ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एक हमारे पास अगर ये सेल है तो सेल के अंदर जो कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट को या उनकी ऑर्गेनेली को इस सेंट्रीफ्यूगल मशीन के ज़रिए या जो सेल फ्रैक्शनेशन प्रोसेस के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेल की डिफरेंट तरह की टाइप है। इन टाइप्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, तो पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि सेल के अंदर आपको पता है डिवीजन ऑफ लेबर होती है। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, डिफरेंट तरह के मजदूर डिफरेंट तरह की वर्किंग करते हैं और उस फैक्ट्री में से कोई एक चीज़ बन के निकलती है। इस तरह से एक सेल ने जो अपना काम करना होता है, इसके अंदर डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, उनकी क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद होती है। और डिफरेंट ऑर्गेनेली डिफरेंट तरह के काम करती है, और फिर अल्टीमेटली वो सेल अपना काम क्या करता है, परफॉर्म करता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। हर सेल जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। डू नॉट परफॉर्म ऑल टास्क, मतलब एक सेल है तो वो सेल सारे काम नहीं करेगा किसी भी जानदार के अंदर, बल्कि वो एक स्पेसिफिक काम करेगा, दूसरे सेल स्पेसिफिक काम करेंगे। इस तरह से अल्टीमेटली एक जानदार है ना, उस जानदार के अंदर जितने सेल हैं वो कोऑर्डिनेट करके उसकी लाइफ को क्या करवा रहे होंगे, परफॉर्म करवा रहे होंगे। अगर हम बात करें सेल की टाइप्स की तो कुछ सबसे पहले बात है जी मसल सेल।
अब आपको पता है ये किस इनका क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो सेल क्या करता है, मूवमेंट करता है। उसके बाद है नर्व सेल, ये क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे इम्पल्स को, और जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो क्या करते हैं, ये मुंतकिल करते हैं आगे। ये सामने आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है, इस डायग्राम पे थोड़ा सा गौर करिएगा। ये न्यूरॉन का सेल है, उसके अंदर ये मैसेज कैसे कंडक्ट करते हैं, इसको हमने इंशाल्लाह सेकंड ईयर में जाके पढ़ना भी है। तो आगे बात करते हैं जी, इसके अलावा जो सेल हैं वो कौन कौन से। नर्व सेल के बाद कौन से हैं, ग्लैंड सेल हैं या ग्लैंडुलर सेल हैं। इन सेल का क्या काम है, अब आपको पता है ये सक्रीशन का काम करते हैं, प्रोड्यूस सक्रीशन। अब ये मिसाल के तौर पे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस है, तो इस गैस्ट्रिक जूस ने क्या करवानी है, प्रोटीन की डाइजेशन करवानी है। और इस तरह से रेड ब्लड सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, कैरी आउट करेंगे ऑक्सीजन को। उसके बाद एपिथेलियल सेल हैं, ये क्या करते हैं, ऑर्गन को और प्रोटेक्ट करते हैं सरफेस को। तो ये डिफरेंट तरह के, ये आपको सामने एक बोर्ड नज़र आ रहा है, इसमें से एपिथेलियल दिखाए हुए हैं, नर्व टिश्यूज दिखाए हुए हैं, कनेक्टिव टिश्यू दिखाए हुए हैं, बोन दिखाए हुए हैं, ब्लड सेल दिखाए हुए हैं। तो इसके डिफरेंट तरह के सेल आपको क्या किए हुए हैं, विजुलाइज इस डायग्राम में करवाए हुए हैं। तो हर सेल की डिफरेंट तरह के काम होते हैं। इस तरह से अगर बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट के भी अंदर डिफरेंट तरह के क्या होते हैं, सेल होते हैं, जाइलम सेल होते हैं, ये वाटर को कंडक्ट करवाएंगे। इस तरह से फ्लोइम्स होते हैं, ये ट्रांसलोकेशन करते हैं फूड को, ये मोस्टली रूट के अंदर मौजूद होंगे और ये लीव के अंदर मौजूद होंगे। और स्क्लेरन काइमा सेल होते हैं, प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट को। कोलन काइमा सेल होते हैं, ये प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। ये जितने भी सेल हमने पढ़े हैं ना जी, इन सेल को आपने क्या कहते हैं, ये सामने इनकी डायग्राम भी आपको नज़र आ रही हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, प्रोटेक्टिव हैं, उसके बाद स्क्लेरन काइमा है, पैरन काइमा है। इनकी जो वर्किंग है वो तो आपको लोगों को एक एक पॉइंट में आप लोग सबको पता होने चाहिए कि इनकी क्या वर्किंग है। ये पैरेन्काइमा सेल का क्या काम है, पैरेन्काइमा सेल स्टोर करते हैं क्या चीज़, फूड को स्टोर करेंगे। मेरिस्टेमेटिक ये बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं न्यू सेल को। उसके बाद अगर बात करें कि इसकी टाइप ऑफ सेल, ये बेसिकली किस शेप पे हो रही होती है, इनके क्या लें, शेप की बेस पे हो रही होती है और साइज़ की बेस पे हो रही होती है, और फंक्शन पे ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इनके अंदर कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होती है, जितने भी सेल हैं उनके बाहर आउटर कवरिंग होती है, उस आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं आल सेल के ऊपर। लेकिन प्लांट सेल के ऊपर और जो फंजाई है उन सेल के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवर भी होता है जिसको सेल वाल बोलते हैं। और जितने भी सेल हैं वो जेली लाइक मटेरियल को कंटेन करते हैं अपने अंदर। उस जेली लाइक मटेरियल को क्या कहते हैं, उसको आपको पता है क्या बोलते हैं जी, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर आपको पता है डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेली मौजूद होती हैं। या इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा, इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। तो ये एक मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली कवरिंग है, ये आपको सेल का न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेली मौजूद हैं। और ये जो आपको ये लाइट पिंक पोर्शन नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा इसका क्या है, साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर ये क्या कर रही हैं, सारी घूम फिर रही हैं। उसके बाद जितने भी सेल हैं उनके अंदर क्या हैं, न्यूक्लियस होता है और वो कंटेन करते हैं न्यूक्लियस को या क्रोमाटिन मटेरियल को। आपको पता है दो तरह का मोस्टली सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और यूकैरियोटिक सेल होते हैं। उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद होंगी, प्रोकैरियोट के अंदर मौजूद नहीं होंगी। एनिमल सेल और प्लांट सेल के कुछ एडवांस फीचर्स हैं, ये कंटेन करते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस को और अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज को, जिनको क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। बैक्टीरियल सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है या प्रीमिटिव टाइप ऑफ सेल है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है वो स्प्रेड हुआ होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, बाकायदा तौर पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। नो मेम्ब्रेन कवर द न्यूक्लियस, ठीक है, इसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और जो सबसे कह लें लार्ज सेल है वो कौन सा है, ऑस्टिक एग है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, ये लार्ज सेल है। और सेल छोटे सेल भी होते हैं जिनका जो साइज़ है वो 1 × 10⁻⁻6 मीटर भी हो सकता है। और ऑस्ट्रिच एग ये एक लार्ज कह लें सेल है। तो ये दो लेक्चर में हमने क्या किया, जनरलाइज सेल के बारे में डिस्कस किया। अब हम इंशाल्लाह सेल की जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना होगा। अगर किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है। अस्सलामु अलैकुम।